हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिंथम को फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले हमने बिंथम के 4 पार्ट को देख लिया है। तो आज हम बिंथम का 5वां पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे बिंथम के कानूनी संबंधी विचार, बिंथम के संप्रभुता संबंधी विचार, बिंथम की जेल योजना क्या है, बिंथम का पेनोप्टिकल मॉडल क्या है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का एक एक करके हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर संप्रभुता को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने पहले जब भी पढ़ा होगा तो राज्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो राज्य के 4 अंग होते हैं। ठीक है, एक होता है जनसंख्या, दूसरी होती है सरकार, तीसरा होता है एक निश्चित भूभाग, चौथा होता है संप्रभुता। ठीक है, तो संप्रभुता या सॉवरेंटी इसको बोलते हैं। ये भी क्या है, एक राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, या कह लें कि ये राज्य की प्राण है। ठीक है, राज्य का जीवन संप्रभुता को हम मान सकते हैं। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉवरेंटी। तो संप्रभुता को हम कह सकते हैं कि संप्रभुता वह शक्ति होती है जो राज्य के आंतरिक मामलों में और राज्य के बाहरी मामलों में, दोनों मामलों में क्या है, स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी राज्य अपने आंतरिक मामलों में, अपने बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है तो वह राज्य संप्रभु राज्य है। अगर कोई राज्य जो है अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे की परमिशन लेता है या खुद स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसे राज्य को हम राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते, या कह सकते हैं कि वह राज्य जो है संप्रभु नहीं है। ठीक है, तो संप्रभुता के बारे में बेंथम के क्या आइडियाज हैं। तो बेंथम के आइडियाज इसलिए हैं कि यहां पर हम समझते हैं कि बेंथम की संप्रभुता क्या है। बेंथम कह रहा है कि संप्रभुता क्या है, असीमित है, इसकी असीमित है, निरपेक्ष है। ठीक है, लेकिन बेंथम की जो संप्रभुता है वो सर्वोच्च नहीं है। ये बात ध्यान रखना, बेंथम की संप्रभुता सर्वोच्च नहीं है। क्यों नहीं है बेंथम की संप्रभुता सर्वोच्च? क्योंकि बेंथम कहता है कि संप्रभुता संप्रभुता की आज्ञा का पालन व्यक्ति तभी तक करता है जब संप्रभु या संप्रभुता व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ा सकती है, तब तक तो व्यक्ति इस संप्रभुता की आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन बेंथम कहता है जिस दिन यह संप्रभुता व्यक्तियों के अधिकतम सुखों को बढ़ाने में असमर्थ हो जाएगी, उस दिन व्यक्तियों के पास यह अधिकार है कि इस संप्रभु की आज्ञा का वह विरोध कर सकता है। ठीक है, तो लोग संप्रभु हैं, लोगों के पास सर्वोच्च शक्ति है। तो बेंथम कहता है कि संप्रभुता तो है राज्य के पास, ठीक है, लेकिन संप्रभुता का पालन व्यक्ति तभी कर रहा है जब तक उसके सुखों में वृद्धि हो रही है। जिस दिन अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण जो है इस संप्रभुता के माध्यम से नहीं हो पाएगा, उसी दिन से इस संप्रभुता का विरोध किया जाएगा या इस संप्रभुता की आज्ञा को व्यक्ति नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से बेंथम के आपको विचार देखने के मिलेंगे संप्रभुता के ऊपर। फिर दूसरी चीज आपको देखनी है कि बेंथम की जो संप्रभुता है इसका आधार भी क्या है, उपयोगितावाद है। अब बेंथम कहता है कि जो ये संप्रभुता है कितनी उपयोगी है। अगर अधिक उपयोगी है, अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर रही है संप्रभुता, तब तो सही है। अन्यथा यह संप्रभुता अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण नहीं कर पा रही तो इस संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो बेंथम की संप्रभुता का आधार क्या है, उपयोगितावाद है। तो ये चीज आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से क्लासेस और टाइमिंग का थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ चुका है। चलिए देखते हैं। बेंथम संप्रभुता को निरपेक्ष, असीमित मानता है। संप्रभुता का प्रत्येक कार्य वैध है। ठीक है, तो बेंथम कहता है जो संप्रभु है उसका हर कार्य वैध है। वैध तब तक है जब तक वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर रहा है। ठीक है, बेंथम कहता है संप्रभु का हर कार्य वैध तब तक है जब तक संप्रभुता का प्रत्येक कार्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर रहा है। जिस दिन संप्रभुता का प्रत्येक कार्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण नहीं करेगा, उस दिन इस संप्रभुता की वैधता पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, या कहें इस संप्रभुता की वैधता का पालन नहीं किया जाएगा।
ठीक है, इतना क्लियर है सबको? चलिए, संप्रभुता के संबंध में बेंथम सर्वोत्तम सत्ता का उल्लेख नहीं करता है, यानी संप्रभुता को वो सर्वोत्तम सत्ता नहीं मानता। यानी वो कहता है बेंथम की संप्रभुता की आज्ञा का पालन लोग तभी तक कर रहे हैं जब तक यह कल्याणकारी है। बेंथम राज्य की विधि निर्माण क्षमता को संप्रभुता मानता है। बेंथम कह रहा है जिसके पास कानून निर्माण करने की क्षमता है, ठीक है, राज्य की विधि निर्माण की क्षमता जब तक है राज्य के पास, तब तक तो राज्य संप्रभु है, किंतु उसे भी उपयोगिता की कसौटी पर कसता है। यानी बेंथम बताना चाह रहा है कि राज्य जो है विधि निर्माणकारी संस्था है, तो यानी विधि के जब ये विधि निर्माण कर रही है तो इसके पास क्या है? संप्रभुता है। लेकिन संप्रभुता का आधार क्या है? संप्रभुता का आधार है उपयोगितावाद। यानी ये संप्रभुता तभी तक मानी जाएगी जब तक ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर रही है। जिस दिन ये संप्रभुता अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम कल्याण करने में असमर्थ हो जाएगी, उसी दिन ये इस संप्रभुता का आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा, ऐसा बेंथम बताना चाह रहा है। बेंथम कंसीडर्स sovereignty to be the absolute and unlimited. Every act of sovereignty is a legitimate. Most important है, Bentham does not mention the supreme power in the relation to sovereignty. ठीक है, अब यहां पर बेंथम ने सॉवरेंटी को सुप्रीम पावर से रिलेट नहीं किया है, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि बेंथम बोलता है कि सॉवरेंटी जो है तभी तक वैलिड है जब तक वह मैक्सिमम हैप्पीनेस इंक्रीज कर रही है। ठीक है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल। बेंथम कंसीडर द लॉ मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू बी सॉवरेंटी बट टेस्ट इट ऑन द टच स्टोन ऑफ यूटिलिटी। आगे देखते हैं, बेंथम राज्य की संप्रभुता पर केवल जनहित के आधार पर ही प्रतिबंध लगाता है और किसी आधार पर नहीं। यानी बेंथम की जो संप्रभुता है, राज्य की संप्रभुता है, उस पर बेंथम केवल और केवल जनता के कल्याण के आधार पर ही प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि बेंथम ने कहा कि यह संप्रभुता जो है अगर जनता का कल्याण नहीं कर सकती, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण नहीं कर सकती संप्रभुता, तब इसके ऊपर इस संप्रभुता को प्रतिबंधित किया जा सकता है या इस संप्रभुता की आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा। अन्यथा किसी भी आधार पर बेंथम की संप्रभुता पर रोक लगाया नहीं जा सकता है। बेंथम की संप्रभुता निरंकुश नहीं। बेंथम के शब्दों में बेंथम ने खुद कहा है कि यदि विशाल जनमत किसी विधि का विरोध करता है तो संप्रभुता का कर्तव्य है कि उसे कानून का रूप कदापि न दे। देखिए, बेंथम की संप्रभुता हॉब्स की तरह नहीं है निरंकुश। ठीक है, जैसे हॉब्स की संप्रभुता निरंकुश है, रूसो की संप्रभुता निरंकुश है, वैसे बेंथम की संप्रभुता निरंकुश नहीं है। ठीक है, यहां पे बेंथम कह रहा है कि यदि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं और किसी कानून का विरोध करने लगे तो उस राज्य या संप्रभुता का कर्तव्य है कि उस कानून को आगे न बढ़ने दे, उस कानून को रूप न प्रदान करे। यानी जनता संप्रभु है, क्योंकि जनता का हित अगर नहीं है तो उस संप्रभुता का विरोध किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज इतनी क्लियर हुई आप लोगों की। चलिए आगे देखते हैं। Bentham puts restriction on the sovereignty of the state only on the basis of the public interest. Bentham केवल पब्लिक इंटरेस्ट की बेसिस पर ही सॉवरेंटी के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करता है, अदरवाइज किसी भी टाइप्स का कोई रिस्ट्रिक्शन जो है सॉवरेंटी के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। बेंथम्स सॉवरेंटी इज अ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, बेंथम की जो सॉवरेंटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे कि हॉब्स की सॉवरेंटी, रूसो की सॉवरेंटी एब्सोल्यूट थी, वैसे बेंथम की नहीं है, क्योंकि बेंथम ने कहा इफ द वास्ट पब्लिक ओपिनियन opposes any law then it is the duty of the sovereignty never to give it the form of law. ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां इसको स्टार बना लीजिए आप, क्योंकि बेंथम कह रहा है कि अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के उस किसी कानून का विरोध करते हैं तो संप्रभु को यह चाहिए या सॉवरेंटी को यह चाहिए कि उस कानून को जो है किसी भी टाइप का रूप न दे, आगे उसको न बढ़ने दे। ठीक है, तो ये बेंथम के संप्रभुता संबंधी विचार थे। तो आप जब संप्रभुता को पढ़े तो क्या बेंथम, क्या ऑस्टिन, क्या मिल, क्या हॉब्स, क्या लॉक, सबको एक कंपैरिजन करके पढ़े कि किसने क्या क्या बोला है। ठीक है, अब दंड संबंधी विचार, पेनल आइडियाज क्या है। ठीक है, बेंथम के इसको देखते हैं
बेंथम इंग्लैंड की तत्कालीन व्यवस्था का आलोचक था। यानी बेंथम के समय इंग्लैंड की जो दंड व्यवस्था थी, उस दंड व्यवस्था का बेंथम ने आलोचना की है। क्यों की है? क्योंकि बेंथम के समय इंग्लैंड में जो दंड व्यवस्था थी, उस दंड व्यवस्था में भेदभाव था। जिसके पास पैसा था वो न्याय को खरीद लेता था, जो गरीब था उसके पास न्याय नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, यानी शक्तिशाली का हित ही न्याय था उस समय। अब बेंथम की दंड व्यवस्था निवारक सिद्धांत तथा सुधारात्मक सिद्धांत का मिश्रण थी। यानी बेंथम की दंड व्यवस्था की बात करें तो बेंथम की दंड व्यवस्था का एक काम था कि अपराध को रोकना। निवारण का मतलब क्या है? अपराध को रोकना। ठीक है। दूसरा था सुधारात्मक। सुधारात्मक का मतलब है कि जिसने दंड किया, जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए। ठीक है। तो बेंथम की दंड व्यवस्था, क्वेश्चन आ जाए कि बेंथम की दंड व्यवस्था केवल निवारात्मक थी, तब भी गलत हो जाएगा। केवल सुधारात्मक थी, तब भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर इस तरीके से आए, सुधारात्मक और निवारात्मक दोनों थी या दोनों का मिश्रण पाया जाता है, तब बिल्कुल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। बेंथम उपयोगिता के आधार पर दंड और न्याय अपराध की विवेचना करता है। बेंथम उपयोगिता के आधार पर दंड और अपराध की विवेचना करता है। ठीक है। बेंथम कहता है कि दंड जो दंड है, जो अपराध है, उन दोनों का एक मिश्रण होना चाहिए। यानी कि अगर दंड दिया जा रहा है तो दंड दिया जाएगा अपराध के अनुसार। यानी जिस मात्रा में व्यक्ति ने अपराध किया है उसी मात्रा में उसको दंड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपराध उसने कम किया है और दंड बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये बेंथम कह रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दंड उसे अपराध के अकॉर्डिंग ही मिलना चाहिए, या कह लें उसे जो पेनाल्टी मिलेगी वो उसके क्राइम के बेस पर मिलेगी। बेंथम वॉज अ क्रिटिक ऑफ द पेनल सिस्टम of the England. Bentham's penal system was a mixture of a preventive theory and reformative theory. दोनों चीज ध्यान रखना कि बेंथम के पेनल सिस्टम में क्या है, प्रिवेंटिव है और रिफॉर्मेटिव भी है। बेंथम डिस्कसेस पनिशमेंट एंड क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। बेंथम ने जो दंड या पनिशमेंट या क्राइम की बात की है उसका बेस क्या बनाया है? यूटिलिटी को बनाया है। यानी बेंथम ने बताया कि क्राइम के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जैसे जितना क्राइम होगा उतना ही पनिशमेंट मिले। ऐसा नहीं कि कम क्राइम पर मैक्सिमम पनिशमेंट या मैक्सिमम क्राइम पर कम पनिशमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेंथम के अनुसार सभी प्रकार के दंड स्वयं में एक बुराई है। बेंथम कहता है कि सभी प्रकार दंड स्वयं में क्या है? एक बुराई है, लेकिन उससे भी बड़ी बुराई का वह क्या करता है? निराकरण करता है, इसलिए दंड उचित है। बेंथम कह रहा है दंड तो स्वयं में एक बुराई है, लेकिन जो है स्वयं में बुराई होते हुए भी अपने से बड़ी बुराइयों का क्या करता है? वो निराकरण करता है दंड, इसीलिए दंड उचित भी है। बेंथम का मानना है कि दंड स्वयं में बुराई होते हुए भी दूसरी बुराइयों का अंत करता है, इसीलिए दंड क्या है? अच्छा है, उचित है। बेंथम जो है दंड की व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं बताता है। पहला कहता है बेंथम कि दंड की मात्रा जो है अपराध के अनुपात में हो तथा दंड जो है समान भाव से दिया जाए। ठीक है, जितना अपराध हो उसी मात्रा में दंड दिया जाना चाहिए। यानी अपराध अगर आपने समान, ठीक है, अपराध अगर आपने जितना किया है उतनी ही मात्रा में आपको दंड मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अपराध ज्यादा किया और दंड कम मिल रहा है, या अपराध आपने कम किया दंड ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और दंड देते समय समान भाव रखा जाना चाहिए, यानी किसी के साथ भी कोई भेदभाव दंड देते समय नहीं किया जाना चाहिए। यह बात भी बेंथम बताने का प्रयास करता है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम ऑल टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर एन एविल इन देमसेल्फ but they prevent an even bigger evil. No punishment is a justified. ठीक है, इसीलिए so punishment is a justified. इसीलिए बेंथम कहता है कि पनिशमेंट क्या है? जस्टिफाइड है, क्योंकि पनिशमेंट अपने आप में बुराई तो है, लेकिन अपने से भी बड़ी से बड़ी एविल्स को भी क्या कर रहा है? वो खत्म कर रहा है, इसीलिए पनिशमेंट क्या है? जस्टिफाइड है। The following are the characteristic of Bentham's penal system. बेंथम के पेनल सिस्टम या बेंथम की दंड व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, आप इनको एक एक करके यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, आप अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप इंग्लिश वाले टर्म्स को भी समझने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको हिंदी में कठिन लगती हों,
कुछ चीजें बच्चों को इंग्लिश में आसान लगती हो, है ना। तो दोनों चीजों को आप जब तक समराइज करके नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए मुश्किलें हमेशा बढ़ती जाएंगी। अब मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई कोई चीज ऐसी होती है एग्जाम में जो हिंदी मुझे समझ में नहीं आती ढंग से, फिर मैं उसको इंग्लिश में देखता हूँ, क्योंकि मैं दोनों चीजों में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जब आप डीयू में पढ़ाने जाएंगे तो आपको बाइलिंगुअल पढ़ाना पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए बिल्कुल आप फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम टर्म्स जो होते हैं वो इंग्लिश के यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही मीडियम में पढ़ाओगे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगली क्लास में आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ भी जो होती है 200-300 बच्चों की होती है ना। क्लास की बात पर मुझे एक चीज याद आ गया कि मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी सी है, छोटी सी कहानी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं और मेरे दोस्त 5-6 लोग थे, क्लास ऐसे चल रही थी, है ना। एक गेट यहाँ से था क्लास में और एक गेट यहाँ से पीछे से था। तो हम लोग यहाँ टेबल पर बैठे हुए थे, ऐसे 5-6 बच्चे थे क्लास में बैठे थे ऐसे, और मैक्सिमम टीचर इस वाले फ्रंट वाले गेट से एंट्री लेते थे। तो वहां पर 2 प्रोफेसर आते थे। एक प्रोफेसर था जो बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाता था, हमने 12th पास करके हम लोग एंट्री लिए थे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो हमें कुछ पता ही नहीं था हॉब्स क्या होता है, प्लेटो क्या होता है, लॉक क्या होता है। प्रोफेसर आके पढ़ा के जाए, हमसे कोई लेन देन नहीं, हमें समझना ही नहीं है भाई हॉब्स क्या है, लॉक क्या है, रूसो क्या है ना। लेकिन एक प्रोफेसर और थे जो वो एक्चुअली में वो हिंदी मीडियम से पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते थे, तो हमें अच्छा लगता था कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, तो हम लोग उन्हीं की क्लास पढ़ने आते थे। और जो दूसरे प्रोफेसर थे वो हॉब्स को पढ़ा रहे थे, उस समय वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहे थे। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि हम लोगों ने वो देखा कि पीरियड खाली है ये वाला, तो अचानक से वो प्रोफेसर जिनका हम कभी नहीं हमने क्लास नहीं लिया था, वो पीछे से इस वाले गेट से आ गया, है ना, पता नहीं कैसे पीछे वाले गेट से आ गया, और हम लोग टेबल पे बैठे हुए थे चढ़ कर। तो टेबल से हम लोग फटाफट उतर के जल्दी जल्दी क्लास बैठ गए, और भाई ऐसा लेक्चर दिया हम लोग की, ऐसी मतलब क्लास लगाई, हमें तो पता ही नहीं भाई क्या होता है हॉब्स, क्या होता है लॉक, क्या होता है रूसो, है ना। उसने पढ़ा के चला गया प्रोफेसर। तो दूसरे बच्चे पूछ रहे हैं कुछ समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी हॉब्स लॉक रूसो के बारे में, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ रखा था। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हॉब्स क्या होता है, लॉक क्या होता है, रूसो क्या, कौन होते हैं ये सब, है ना। मुझे तो लगता था सभी एक ही हैं, और क्या क्या पढ़ा के जा रहा है कुछ भी आइडिया नहीं, बिल्कुल जीरो, है ना। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता था कि कॉन्स्टिट्यूशन हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, वही मैं क्लास पढ़ने के लिए जाता था। और ये कहानी ऐसी होती थी। तो कभी कभी फंस जाता था क्लास में कि उनकी भी क्लासेस पढ़नी पड़ती हैं जिनको आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना। लेकिन शायद उस टाइम पे हमने पढ़ा होता उस क्लास को, प्लेटो को, हॉब्स को, लॉक को, तो और बेहतर जानकारी हो सकता था हमारे पास होती। तो ये कहानी एक तरीके से क्लास की बात याद आई, तो मैंने आपको सोचा बता ही देते हैं लगे हाथ। चलिए वो बात की बात है। अब देखते हैं कि बेंथम के पैनल सिस्टम की क्या बातें थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके बारे में करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स क्या है, द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट शुड बी इन द प्रोपोर्शन टू द क्राइम एंड पनिशमेंट शुड बी गिवन बाय इक्वलिटी। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो क्राइम है, क्राइम के प्रोपोर्शन में ही आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, बेंथम ने बोला। और कभी भी पनिशमेंट देते टाइम कभी भी इनइक्वलिटी नहीं अपनानी चाहिए, हमेशा इक्वलिटी का ही आपके मन में विचार रहना चाहिए। दूसरा बेंथम कहता है दंड जो है अनावश्यक व निर्दयतापूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना किसी अपराध के आप किसी को दंड दे रहे हैं, अब दंड का भी तरीका होना चाहिए, दंड बहुत ज्यादा क्रूर नहीं होना चाहिए, जिस मात्रा में अपराध है उसी मात्रा में दंड भी निर्धारित होना चाहिए। दंड आदर्श होना चाहिए जिससे अपराधी व अन्य लोगों को भी शिक्षा मिले, यानी दंड जो है सुधारात्मक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दंड का मतलब सुधारात्मक एक है, और दंड इसका क्या है, एक प्रतिरोधात्मक भी, निवारक, सॉरी, सुधारात्मक और निवारात्मक। ठीक है, दंड में सुधार की भावना निहित हो। बेंथम कह रहा है कि दंड का मतलब ऐसे किसी हीन भावना से दंड नहीं देना चाहिए, दंड इस आधार पर दो कि व्यक्ति के कार्यों में या व्यक्ति की जो उसके कर्तव्य है उसमें सुधार हो, उसके अपराध में कमी आए। तो दंड का मतलब इन्होंने बताया कि सुधार आना चाहिए। दंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपराधी ने दंड किया तो आप उसको फांसी पर लटका दो, नहीं, बल्कि दंड ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर सुधार की भावना है, दंड ऐसा दीजिए आप। अपराध से पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति कराई जानी चाहिए। बेंथम कह रहा है कि जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई है या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई ऐसा एक्शन लिया है जिससे इस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई भी कराई जानी चाहिए। पनिशमेंट शुड नॉट बी अननेसेसरी और क्रूअल। Punishment should be ideal so that the criminal and others get a lesson. ठीक है, punishment should have a spirit of reform. The victim of crime should be compensated. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दंड जनमत के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, दंड ऐसा मिलना चाहिए जो जनता के अनुकूल हो, जो जनता के मत के अनुसार होना चाहिए। दंड ऐसा हो कि भूल का पता लगने पर दंड को निरस्त या कम किया सके। जैसे आपने कोई अपराध किया और आपने अपने अपराधों की भूल स्वीकार कर ली, तो आपको दंड कम दिया जाना चाहिए, है ना, या दंड को कम कर देना चाहिए या निरस्त कर देना चाहिए, ऐसा बेंथम कह रहा है। बेंथम अगली बात क्या बोलता है कि मृत्यु दंड तभी दिया जाना चाहिए जब वह सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः आवश्यक हो। ठीक है, और मृत्यु दंड हर मामले में नहीं देना चाहिए। बेंथम कह रहा है कि मृत्यु दंड या डेथ की पेनाल्टी व्यक्ति को तभी मिलनी चाहिए कि जब वह समाज के हित में हो, है ना। अगर वो समाज के हित में नहीं है तो उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। यह भी बात बेंथम बताने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। द पनिशमेंट should be in accordance with the public opinion. The punishment should be such that if the mistake is discovered, it can be cancelled or reduced. Next देखते हैं, the death penalty should be given only when it is absolutely necessary from the points of view of the social security. तो बेंथम ने बताया कि डेथ की पेनाल्टी तभी दी जानी चाहिए जब वह बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाए सोशल की सिक्योरिटी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, अदरवाइज जो है डेथ पेनाल्टी को रोकना चाहिए। अब देखिए बेंथम कह रहा है कि राजनीतिक व प्राकृतिक समाज में कुछ अंतर की बात करता है कि राजनीतिक समाज और प्राकृतिक समाज में कुछ यहाँ पर उसने बताने का प्रयास किया कि पॉलिटिकल सोसाइटी क्या होती है और नेचुरल सोसाइटी क्या होती है। बेंथम कहता है जब कुछ लोग किसी ज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा जिसका एक निश्चित रूप है या शासक या सरकार की आज्ञा पालने के लिए अभ्यस्त है, तब ऐसी प्रजा शासक को राजनीतिक समाज कहा जाएगा। तो बेंथम ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं और वो किसी सरकार की आज्ञा का पालन करने के लिए अभ्यस्त हो जाएं, आज्ञा पालन का आधार यह होगा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। तो अगर व्यक्ति का समूह अगर किसी सरकार की आज्ञा का पालन करने के लिए अभ्यस्त है, तो इस सरकार को क्या बोला जाएगा? राजनीतिक समाज कहा जाएगा। ये इस शासक को राजनीतिक समाज कहा जाएगा। प्राकृतिक समाज क्या होते हैं? जब व्यक्ति वार्तालाप के तो अभ्यस्त होते हैं पर किसी निश्चित शासक की आज्ञा के पालन के अभ्यस्त नहीं होते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक समाज या प्राकृतिक या नेचुरल सोसाइटी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बेंथम के कुछ अन्य सुधारवादी विचार, जिसको बेंथम ने सुधार के संबंध में बहुत सारी बातें बताई। बेंथम के शासन संबंधी सुधार की बात आज हम करेंगे। बेंथम ने गवर्नेंस में क्या क्या रिफॉर्म्स की बात की, उसके बारे में हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहला देखते हैं, बेंथम एक सुधारवादी विचारक था जिसने अनेक राजनीतिक तथा शैक्षणिक सुधारों का समर्थन किया। ठीक है, बेंथम को सुधारवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। बेंथम ने इंग्लैंड में नहीं बल्कि फ्रांस, इटली, मैक्सिको, अदर राज्यों के शासन प्रणालियों में भी बेंथम के सुधारवादी विचारों का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। और साथ साथ बेंथम के सुधारवादी विचार आपको भारत के औपनिवेशिक शासन में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी भारत के ऊपर जो अंग्रेजों का शासन था, उसमें जो अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार किए, चाहे वो सती प्रथा को लेकर के हो, चाहे वो बाल विवाह को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर सुधार किया गया, तो उस सुधार में भी बेंथम का विचार ही आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे, जो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो जब भारत आया गवर्नर जनरल बन के, तो उसने बेंथम ने उसको एक पत्र लिखा कि आप ये काम करो, भारत में सुधार करो। ठीक है, तो उसने बोला, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला कि मैं भले भारत का गवर्नर जनरल बन के भारत में जा रहा हूं, लेकिन वास्तविक रूप में बेंथम आप ही जा रहे हो भारत में। तो इतना बड़ा सुधारवादी विचारक था। उसने इंग्लैंड में सुधार किया, लेकिन विश्व के अन्य देशों में भी इसके सुधारवादी प्रभाव आपको दिखाई देंगे।
चलिए, बेंथम ने राजतंत्र, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, बेंथम ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में राजतंत्र और कुलीन तंत्र को सबसे बेकार बताया है। बेंथम ने लोकतंत्र का समर्थन किया है, या यूं कहें तो बेंथम ने गणतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, और बेंथम ने राजतंत्र को सबसे बेकार बताया, कुलीन तंत्र को सबसे बेकार बताया। क्यों बताया? क्योंकि राजतंत्र और कुलीन तंत्र में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की धारणा जो है ये सपना पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए बेंथम ने कहा कि राजतंत्र में तानाशाही की खतरा रहता है, कुलीन तंत्र में भी यही तानाशाही आ जाती है। इसीलिए इन दोनों शासन व्यवस्था में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए बेंथम ने बोला कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है, या कह लें गणतंत्र सबसे अच्छा है, या कह लें कि वह सरकार सबसे अच्छी है जिस सरकार को जनता ने चुन के दिया है। चलिए, बेंथम वॉज अ रिफॉर्मिस्ट थिंकर हु सपोर्टेड मेनी पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इसने बहुत सारे पॉलिटिकल एजुकेशनल सेक्टर्स में रिफॉर्म को प्रमोट किया है, ये सपोर्ट किया है। बेंथम हैज डिस्क्राइब्ड द मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी एज इंफीरियर। ठीक है, मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी की ये क्रिटिसाइज करता है, कहता है ये इंफीरियर है। ठीक है, अमंग द मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो मोनार्की में, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी तीनों में से कहता है कि मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी क्या है? इंफीरियर है, घटिया है, बेकार है। अच्छा क्या है? डेमोक्रेसी है। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन द मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। क्योंकि मोनार्की में भी ऑटोक्रेसी आने के चांसेस होते हैं, और एरिस्टोक्रेसी में भी ऑटोक्रेसी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी ये ऐसी शासन व्यवस्था है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल को इंक्रीज नहीं कर सकता ये। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंथम कहता है, बेंथम लोकतंत्र या गणतंत्र का समर्थक था। वह पुरुष वयस्क मताधिकार, वार्षिक संसदीय निर्वाचन, गुप्त मतदान, नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आदि वैधानिक उपायों से लोकतंत्र की स्थापना करने का समर्थक है। तो गुप्त मतदान का समर्थक है। जबकि इसका शिष्य J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये खुले मतदान का समर्थक था। आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बेंथम जो है लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन महिला के अधिकारों का समर्थक नहीं है। गुप्त मतदान का समर्थन करता है, वयस्क पुरुषों के जो वयस्क पुरुष हैं इनके मताधिकार का समर्थन करता है, लेकिन महिलाओं के मताधिकार का ये समर्थन नहीं करता है, जिसका विरोध जो है आगे चल के J.S. मिल ने किया। और J.S. मिल ने महिलाओं के अधिकारों की बात की, महिलाओं को पार्टिसिपेशन का मौका दिया पॉलिटिकल सिस्टम में। बेंथम was a supporter of democracy, a Republican, and was a favor of establishing democracy through the legal measures like a male adult franchise। फिर ये कहता है कि एनुअल पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने चाहिए, सीक्रेट बैलेट का समर्थन करता है। ठीक है, जबकि वहीं पर J.S. मिल जो है ओपन बैलेट का समर्थन करता है। ओपन बैलेट ये कहता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ही सभी व्यक्तियों या सभी अधिकारियों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है बेंथम के विचारों में आपको देखने को मिलेगा। और बेंथम के विचार आपको बहुत ही मल्टीपल डायमेंशनल देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेंथम के विचार एक क्षेत्र में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, समाज के क्षेत्र में देख लीजिए, दंड व्यवस्था के क्षेत्र में देख लीजिए, है ना, राजनीति के क्षेत्र में मिलेंगे आपको। ओवरऑल ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा जिसमें कि बेंथम का प्रभाव आपको दिखाई न दे। अब आप समझदार हैं, जो बोल्ड में करके लिखा गया है वो आपको याद करने वाली, समझने वाली चीजें हैं, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और बेंथम जो है गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन करता है, तथा महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में बेंथम नहीं है। ठीक है, तो बेंथम खुले मतदान का क्या है? विरोधी है। ये गुप्त मतदान का समर्थन करता है, और महिला को मतदान देने की बात ये नहीं करता। ये महिला को अधिकार नहीं है कि वो वोट कर सके या पॉलिटिकल सिस्टम में वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, बेंथम ने एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का समर्थन किया।
यानी एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है और उस वोट का एक ही मूल्य होगा। लेकिन बेंथम का शिष्य जे.एस. मिल ने बोला एक व्यक्ति है ठीक है, लेकिन एक से अधिक वोट दे सकता है, 5 वोट दे सकता है एक व्यक्ति, है ना। बेंथम के अपोजिट में जे.एस. मिल कहता है कि जो पढ़े लिखे और संपत्तिशाली लोग हैं वो एक वोट नहीं दे सकते, एक से अधिक 5 वोट दे सकते हैं, पढ़े लिखे और संपत्तिशाली वोट लोग, ठीक है। तो जे.एस. मिल ने कहा कि पढ़े लिखे और संपत्तिशाली लोग जो हैं 5 वोट दे सकते हैं। चलिए, Bentham supports the secret ballot system and was not in favor of giving women the right to vote. Bentham supported one person, one vote and one value. जबकि इसका जस्ट अपोजिट कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। जे.एस. मिल कहता है 1%, ठीक है, 5 वोट्स एंड 5 वैल्यूज। उसकी वैल्यू, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके वोट्स की वैल्यू की बात भी कहता है कि ज्यादा होगी एक अनपढ़ व्यक्ति के वोट से। आगे आपको देखने को जबकि यहां पर मिल जाएगा, सारी चीजें मैंने समराइज करके लिखा हुआ है कि कुछ भी चीज आपका समराइज करके नहीं कह सकते, इसको मैंने एलोब्रेशन तरीके से लिखा हुआ है ना। समराइज तो शॉर्ट तरीका हो जाएगा, मैंने सारी चीजों को डिटेल में लिखा हुआ है कि कुछ भी आपका छूटने ना पाए। अगर आपको पीपीटी भी मिल जाए तो आपको टीचर की जरूरत ना पड़े, और इतनी आसान भाषा में लिखा है, ठीक है। जबकि जे.एस. मिल ने एक व्यक्ति एक मत की मान्यता को नकार दिया तथा मिल ने बहुल मतदान का समर्थन किया है। मिल ने कहा कि एक व्यक्ति बहुत सारा वोट दे सकता है, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक संपत्तिशाली व्यक्ति 5-5 वोट दे सकता है। मिल ने बहुल मतदान के आधार पर पढ़े लिखे संपत्तिशाली व्यक्तियों को 5 मत देने का समर्थन दिया है। कितने मत देने का? तो 5 वोटिंग का समर्थन किया है। अब यहां पर आपको जे.एस. मिल और बेंथम के विचारों में आपको थोड़ी सी कंपैरिजन देखने को मिलेगी यहां पर। जबकि मैं चाहता तो इसको ऐड नहीं करता, जब मिल पढ़ाता तो वहां पे ऐड करता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ऐड करने का मतलब यहां पे आपको जब मिल पढ़ेंगे तब भी आपको वहां पे ये चीज देखने को मिलेंगी और यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे आपका डबल रिपीटेशन होने के साथ साथ आपके नॉलेज को भी बूस्ट अप मिलेगा यहां पर। आगे देखते हैं, बेंथम के विपरीत मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और खुले मतदान का समर्थन किया, जबकि बेंथम ने जो है साधारण मत प्रणाली का समर्थन किया। वहीं पर मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया और खुले मतदान का मिल ने समर्थन किया। जबकि बेंथम जो है गुप्त मतदान का समर्थन करता है या सीक्रेट बैलेट का समर्थन बेंथम करता है, और ओपन बैलेट का समर्थन कौन करता है? ओपन बैलेट का समर्थन जो है या ओपन वोटिंग का समर्थन जो है जे.एस. मिल करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो अपनी प्रिपरेशन को ऑटोमेशन मोड में डाल चुके हैं। ऑटोमेशन में मोड में आपको अपनी प्रिपरेशन को नहीं डालना है, आप अपनी प्रिपरेशन को जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वे में आगे बढ़ाएं, और मैक्सिमम अभी आपके पास 2 महीने का टाइम, आप एक 60 डेज का टाइम लेके चलो आप, या मैक्सिमम में आप 70 डेज का टाइम लेके चलो, क्योंकि इसी अक्टूबर में आपको दिवाली वगैरह देखने को मिलेगी। तो 5 से 6 दिन वो आप निकाल दो, उसमें आप पढ़ नहीं पाओगे, मेरे को पता है। फिर इसी मंथ में आपको क्रिकेट वगैरह मैच स्टार्ट हो जाएंगे, बिग बॉस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोग का मान के चलो कि 70 दिन का टाइम है या 80 दिन का टाइम आपके पास बचा है, तो मैं उसको 60 दिन ही मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सारे सीरियल, नाटक या क्रिकेट, ये सारी चीजें आ जाएंगी तो आपका ये टाइम आपका लॉस होगा इसमें, और आप मानेंगे नहीं बिना देखे, ठीक है। ये आपकी आदत नहीं, मेरी भी आदत है कि जब भी क्रिकेट आता है या कुछ बिग बॉस या कुछ भी चीजें जो जिनको मैं देखता हूँ, तो वो चीजें मैं देखता हूँ, फिर उसके लिए क्लास भी क्यों है ना स्किप कर देता हूँ, मैं क्लास नहीं रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं बनाता हूँ, सोचता हूँ कल बना लिया जाए। तो इसलिए आप लोग जेआरएफ की तरफ आगे बढ़िए, और मुझे मत फॉलो कीजिए कि मैं नहीं करता तो आप नहीं करें, क्योंकि मैंने वो अचीव कर लिया है, आपको अचीव करना है। जब आप अपने एम को अचीव कर लेंगे तब आप कुछ भी कीजिए, तब आप चाहे तो आप क्रिकेट देखिए, कुछ भी करिए, जो मर्जी कीजिए, ठीक है। लेकिन अभी आपका टारगेट है कि दिसंबर में जेआरएफ होना चाहिए। नेट वेट तो बहुत आसान बात है यार, नेट तो सो करके भी जाओगे, नेट कर ले जाओगे, इतना कंटेंट है कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, नेट में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सो कर जाओ, उठ के जाओ आराम से, बस नेट में बैठो पेपर में, आप नेट तो आराम से क्लियर करके आओगे, ठीक है। नेट को मैं पेपर ही नहीं मानता, बस आप जेआरएफ करो आराम से, जेआरएफ भी कर जाओगे आराम से, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट जेआरएफ के लिए आपको थोड़ा सा फर्स्ट पेपर भी ध्यान रखना पड़ेगा,
है ना। फर्स्ट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आप फर्स्ट में 25 से 30 क्वेश्चन तक कर ले जाओगे ना, तो इसमें आप मेरे कंटेंट से अगर आपको 50% चीजें भी समझ में आ रही होंगी, तब भी आप 70 से 80 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। गिरते गिरते मरते मरते भी 70 क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं गया, 70 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाओगे, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को अपने कंटेंट पर भरोसा है कि इस कंटेंट के बाहर चीजें बहुत कम ही होंगी ऐसी जो पूछी जाएंगी, ठीक है। और जो पूछी भी जाएंगी वो मैं प्रैक्टिस सेट में कवर करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। J.S. Mill rejected the concept of one person one vote and supported plurality voting. Mill supported giving 5 votes to educated and wealthy people on the basis of plurality voting. Unlike Bentham, Mill supported proportional representation and open voting, ठीक है। मिल ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट किया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको जब हम भारतीय संविधान या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि लिस्ट प्रणाली क्या होती है, सूची प्रणाली क्या होती है, क्या ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर होता है या बहुसंख्यकों के लिए अच्छा होता है, वो सारी चीजों को डिस्कस एक एक करके वहां पर समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी जितना यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप इनको मेमोराइज करें, अपने नोट्स में ऐड करते जाएं, है ना। जो बोल्ड करके लिखा गया, जो शॉर्ट में लिखा गया, आप उनको अपने नोट्स में जरूर याद रखें, और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनको भी आप जरूर सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया, या फिर कहें कि बहुत बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ सकती है। आगे देखते हैं। बेंथम एक सदनी संसद का समर्थन करता है तथा लॉर्ड सभा के अंत की बात करता है, ठीक है। बेंथम कहता है कि एक संसद का एक सदन होना चाहिए, ठीक है। उसने कहा कि जो इंग्लैंड की लॉर्ड सभा है ये तो बेकार है, ये तो फालतू खर्चे बढ़ा रही है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई तो काम ही नहीं है, इसके पास पावर ही नहीं है, तो इसको बना के क्यों रखा गया है। देखिए, जबकि लॉर्ड सभा क्या है, लॉर्ड सभा जो है ये परंपराओं पर बनी हुई सभा है, यानी ब्रिटेन के जो अमीर लोग हैं उनकी ये क्या है, सभा है। तो बेंथम ने लॉर्ड सभा को समाप्त करने की बात की, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने लॉर्ड सभा को बनाए रखने का समर्थन किया। बेंथम विधायकों के अधिकारों में वृद्धि का समर्थन करता है ताकि वे नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रख सके। बेंथम कहता है जो विधायक हैं इनके अधिकार ज्यादा होने चाहिए ताकि वे ऐसे कानून बनाएं जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, जिससे कि मैक्सिमम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। अब बेंथम के अनुसार विधायक नैतिक ओवरसीवर और निर्देशक होते हैं, ठीक है। विधायक क्या होते हैं, नैतिक ओवरसीवर होते हैं और निर्देशक होते हैं। नैतिक ओवरसीवर का मतलब है कि अलग करना किसी चीज को, ठीक है। अलग करने का मतलब है कि विधायक का काम है सुख और दुख में अंतर करना। जो चीजें सुख को बढ़ाती हैं उनको आगे बढ़ाएं, जो चीजें दुख को कम करती हैं, दुख को बढ़ाती हैं उनको कम करें, ठीक है। तो नैतिक ओवरसीवर को हम यहाँ पर इस वे में समझ सकते हैं कि विधायक का काम क्या है, एक सरकार का काम है कि वो चीजों को अलग करें, है ना। जो समाज के कल्याण में नहीं है उनको समाप्त करें, जो समाज के हित में है या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम पीपल या मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल के इंटरेस्ट में है उसको प्रमोट करें, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम पीपल के अगेंस्ट में है उनको खत्म करें, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है। चलिए बेंथम सपोर्ट्स द यूनिकैमरल पार्लियामेंट एंड कॉल्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो ये लॉर्ड सभा की हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ये अबॉलिश करने की बात करता है और कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल होना चाहिए, ठीक है। Bentham supports increasing the powers of our legislators so that they can safeguard civil rights. Bentham यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं इनके पावर में इंक्रीमेंट होना चाहिए ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये हमारे सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके अच्छे से। According to Bentham, legislator are a moral overseer and directors. अब देखिए बेंथम के जेल व्यवस्था में सुधार की बात करता है। बेंथम की जेल व्यवस्था को क्या नाम दिया गया है, पेनॉप्टिकल मॉडल कहा जाता है, ठीक है।
बेंथम की जेल व्यवस्था, जेल सुधार व्यवस्था, जेल सुधार व्यवस्था, बेंथम की जेल सुधार व्यवस्था को पेनॉप्टिकन मॉडल कहा जाता है। पेनॉप्टिकन मॉडल, मॉडल, एक सेकेंड, पेनॉप्टिकल मॉडल, पेनॉप्टिकल मॉडल कहा जाता है। अब देखिए पेनॉप्टिकन मॉडल है क्या। बेंथम ने बताया कि पेनॉप्टिकल मॉडल जो होगा वो ऐसे होगा, ये इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये अर्धचंद्राकार है, ठीक है, यानी आधे चांद के जैसा है। ये क्या है, बेंथम का पेनॉप्टिकल मॉडल है, ठीक है। तो बेंथम का पेनॉप्टिकल मॉडल है एक अर्धचंद्राकार जेल के समान है, अर्धचंद्राकार, या कह लें चार दीवारी है। बेंथम कह रहा है कि इस पेनॉप्टिकल मॉडल के थ्रू, यानी इस अर्धचंद्राकार जेल के मॉडल के थ्रू, इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम यहां पर कहीं पर भी रह के कैदियों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। पहली बात तो ये समझना है, आसानी से नजर रख सकते हैं। और इससे बेंथम कह रहा है, इस पेनॉप्टिकल मॉडल से बेंथम कह रहा है, एक तो इसमें क्या चीज की कमी आएगी, एक तो जेल में लागत की कमी आएगी, जेल की लागत में कमी आएगी, यानी जेल के खर्चे कम होंगे। दूसरी बात बेंथम कह रहा है, इससे अधिकारियों को आराम मिलेगा, अधिकारियों को आराम मिलेगा। बेंथम कहता है कि पेनॉप्टिकल मॉडल में क्या होगा कि कम अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब कम अधिकारियों की नियुक्ति करके, अधिकारियों की नियुक्ति करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिजनर्स, बेंथम कह रहा है कि हम कम अधिकारियों की नियुक्ति करके, इस पेनॉप्टिकल मॉडल के थ्रू हम कम अधिकारी नियुक्त करेंगे और मैक्सिमम जो अपराधी हैं उन पर नजर बना के रख सकते हैं, ठीक है। और बेंथम ने बताया इस पेनॉप्टिकल मॉडल से जेल का अधिकारी जो होगा वो अपने कक्ष में भी रह के, आराम से अपने कमरे में रह करके भी जो है इनके ऊपर नजर बना सकता है। नजर बनाने का मतलब क्या है कि अब यहां से समझो, ये एक तो ऐसे पेनॉप्टिकल मॉडल है, ये अर्धचंद्राकार है, ठीक है। तो अब बेंथम कह रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे अगर कैदी यहाँ पे काम कर रहे हैं जेल में, बेंथम ने बोला ये सब कैदी हैं, ठीक है, यहाँ पे कैदी हैं। तो अब बेंथम ने बोला कि इस अर्धचंद्राकार में अलग अलग जगह पे अलग अलग कोठरियां बना दी जाएंगी, अलग अलग कमरे बना दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ कमरा बन जाएगा, यहाँ कमरा बन जाएगा, यहाँ कमरा बन जाएगा। तो ऐसे में अब कैदियों को यह बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर हर कमरे में बैठा कोई ना कोई अधिकारी बैठा हुआ है जो आप कैदियों के ऊपर नजर बना के रखा हुआ है। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपको यहीं से शूट कर दिया जाएगा, आपको यहीं से गोली मार दी जाएगी, ठीक है। और कैदी क्या करेंगे, अब डर के मारे कैदी तो पीछे नहीं देख सकते, कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि कैदियों को पता है कि हर कमरे में एक अधिकारी बैठा हुआ है। अब बेंथम कहता है चाहे आप इस कमरे में अधिकारी की जगह किसी एक पुतले को भी खड़ा कर दोगे ना, तो भी ये कैदी क्या समझेगा, इसमें अधिकारी खड़ा हुआ है, हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो बेंथम कह रहा है कि जो पहले हर कमरे में एक एक अधिकारियों को नियुक्त करने की जरूरत पड़ती थी, अब इससे क्या होगा, कम अधिकारियों की नियुक्ति होगी और कम खर्चा आएगा, कम लागत आएगी, ठीक है, कम लागत आएगी। अब बेसिकली जो पेनॉप्टिकल मॉडल है, पेनॉप्टिकल मॉडल का उद्देश्य क्या था, एक तो कैदियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखना पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि बेंथम का जो पेनॉप्टिकल मॉडल है उस समय की जेल व्यवस्था को सस्ती बनाना, जेल व्यवस्था को क्या करना, सस्ता बनाना, क्योंकि जेल व्यवस्था उस समय बहुत महंगी थी, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी लगते थे जेल को देखने के लिए, कैदियों को देखने के लिए। लेकिन बेंथम कह रहा है अगर इस पेनॉप्टिकल मॉडल को फॉलो कर दिया जाए
तो 2-3 अधिकारी मिलकर के पूरे जेल को देख सकते हैं, जिसमें कि वो अधिकारी को आराम भी मिलेगा और उन अधिकारी जो पहले कष्ट सह करके बेचारे खड़े रहते थे पूरा, अब वो कष्ट भी नहीं सहेंगे और आराम से उनके सुखों में वृद्धि भी हो जाएगी। वो अपने कक्ष में भी लेटे रहेंगे, तब भी वे आसानी से क्या कर पाएंगे, अपने कक्ष से भी, अपने कमरे से भी इन कैदियों पर नजर बना के रख पाएंगे। तो ये बेसिकली ये पेनोप्टिकल मॉडल है, आप इसको समझ लें, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। और इसी पेनोप्टिकल मॉडल को आगे चल के मिशेल फूको, नाम सुना होगा आपने, मिशेल फूको उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है, कहता है कि ये क्या है, ये आधुनिक समाज में नियंत्रण और प्रशासन की व्यवस्था बताया इसने। ठीक है, इसी मिशेल फूको ने बेंथम के पेनोप्टिकल मॉडल का यूज किया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि आधुनिक समाज में सरकारें इसी पेनोप्टिकल मॉडल का यूज कर करके क्या करती हैं, व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण बनाने का काम करती हैं। आप देखोगे कि सरकारी स्कूल में आप कहीं भी जाओगे, वहां पे लिखा हुआ रहता है सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं, आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो क्या वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा रहता है? नहीं रहता, लेकिन आप क्या होते हैं, तुरंत अनुशासन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेंथम कह रहा है, सॉरी मिशेल फूको कह रहा है कि ये आधुनिक सरकार की क्या है, आधुनिक सरकार की एक चाल है जो व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण बनाने का प्रयास है। तो आधुनिक सरकार जो है वो इसी बेंथम के पेनोप्टिकल मॉडल का यूज जो है इस समय करती हैं, व्यक्तियों को अनुशासन में लाने के लिए या व्यक्तियों को नियंत्रण में लाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेल व्यवस्था में सुधार की बात आपने सुन लिया, देख लिया। ठीक है, कैदियों के लिए औद्योगिक व शिल्प शिक्षण का सुझाव बेंथम ने दिया। बेंथम ने कहा कि जो जेल में कैदी होंगे उनको इंडस्ट्रियल या औद्योगिक ज्ञान दिया जाए, उनको शिल्प शिक्षण दिया जाए, क्योंकि वहां पर दंड के साथ साथ उनको एक तो उनकी सजा भी पूरी होगी, लेकिन उनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट भी कराया जाए। अब देखो बेंथम अगला पॉइंट क्या बोलता है, कैदियों के चरित्र सुधार के लिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा का बेंथम ने समर्थन किया। ठीक है, तो बेंथम के जो जेल व्यवस्था का सुधार का उद्देश्य क्या है, बेंथम के जो न्याय व्यवस्था का सुधार का उद्देश्य क्या है कि व्यक्तियों का नैतिक चरित्र का उत्थान होना चाहिए, व्यक्तियों के अपराध में कमी होनी चाहिए और व्यक्तियों के अपराध में सुधार भी होना चाहिए। पेनोप्टिकन योजना, यहां पर मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, मैं बोल्ड कर दूंगा, आप कर लेना बाद में इसको। पेनोप्टिकन योजना क्या है कि अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बेंथम ने एक योजना बनाई जिसको पेनोप्टिकॉन योजना कहा जाता है। ठीक है, तो जो अपराधी हैं, कैदी जो हैं जेल में, उनके दैनिक जीवन को कैसे सिस्टम तरीके से चलाया जाए, कैसे उनको देख रेख किया जाए, तो उसके लिए बेंथम ने एक योजना बनाई। ठीक है, बेंथम ने एक योजना बनाई जिसको पेनोप्टिकन योजना के नाम से जाना गया, जो अर्धचंद्राकार के आकार में थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप एक बार पेनोप्टिकल मॉडल पढ़ लेंगे ना, फिर जिंदगी में आप कोई भी क्वेश्चन पेनोप्टिकल मॉडल से आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि कुछ भी पॉइंट्स छोड़ा ही नहीं गया है कि आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ दिया जाए जो एग्जाम में पूछ लेगा ना, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया, सारी चीजों को कवर कराया गया है। तो आप एक बार पीपीटी भी अगर पढ़ के जाएंगे अच्छे से, तब भी आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। बेंथम सजेस्टेड इंडस्ट्रियल एंड क्राफ्ट एजुकेशन फॉर द प्रिजनर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही सपोर्टेड मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन फॉर द कैरेक्टर इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रिजनर्स। बेंथम कह रहा है कि जो प्रिजनर्स हैं इनके कैरेक्टर्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनका कैरेक्टर इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो जो क्राइम है सोसाइटी में, ये क्राइम भी कम हो जाएगा। अब पेनोप्टिकन प्लान क्या है, टू ऑर्गेनाइज द डेली लाइफ ऑफ द क्रिमिनल्स, बेंथम मेड अ प्लान विच इज कॉल्ड पेनोप्टिकन प्लान। अब देखिए पेनोप्टिकल प्लान के आधार पर और क्या चीजें बेंथम बता रहा है। इस योजना के अनुसार कारागार की इमारतें जो है अर्धचंद्राकार बनाई जाएं, जिससे कि जेल का अधिकारी अपने निवास स्थान या अपने कमरे से ही सभी जेल की कोठरियों पर या सभी जेल के कैदियों पर भली भांति दृष्टि रख सके। ठीक है, अब देखो जो जेलर बेचारा पहले दौड़ता था इधर उधर, अब वो अपने कमरे में बैठा रहेगा, कमरे में सोता रहेगा, लेटा रहेगा, तब भी उसको आराम मिलेगा। अब जेलर के सुखों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? पहले जो दुखी था बेचारा दौड़ दौड़ के, अब सुखी हो जाएगा।
तो अब वो एक जगह से बैठ के सभी कैदियों पर निगाह रख लेगा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, पेनोप्टिकन को उस समय की जेलों से सस्ता बनाने का इरादा था बेंथम का, क्योंकि उस समय की जेलें बहुत महंगी थी ब्रिटेन में। तो बेंथम ने एक योजना दी, पेनोप्टिकन योजना, जिसका उद्देश्य क्या था कि उस समय की जेलों को सस्ता बनाना, क्योंकि उस समय कैदियों पर ध्यान रखने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जब ज्यादा अधिकारी नियुक्ति किए जाएंगे तो ज्यादा वेतन देना पड़ेगा, तो जेल प्रशासन क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो इसलिए बेंथम ने कहा कि ऐसा मॉडल बनाओ, पेनोप्टिकन मॉडल, जिससे कि एक ही अधिकारी सारे कैदियों पर नजर बना के रख सके, इससे कि बाकी अधिकारियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सस्ती हो जाएगी जेल व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि इस पेनोप्टिकल मॉडल में क्या था, कम कर्मचारियों की आवश्यकता थी, ये बात ध्यान रखना। चलिए, द प्लान कॉल्ड फॉर द prisons बिल्डिंग टू द बिल्ट इन अ क्रिसेंट शेप। ठीक है, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप ऐसा होता है आधे चांद के जैसा। ठीक है, क्रिसेंट शेप, सो दैट द prison officer could keep a close watch on all the prison's cell from his residence. The panopticon was intended to the cheaper than the prison of the time, as it required fewer staff. ठीक है, इसमें फ्यूअर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, और उस टाइम का जो जेल था, उस टाइम का जो प्रिजन था, वो बहुत हाईली कॉस्टली था। ठीक है, तो उसको एकदम चीपर बनाने के लिए बेंथम ने पेनोप्टिकन का मॉडल दिया, जिससे कि ये इजीली बन सके, ये सस्ता हो सके। फिर आगे बेंथम ने क्या बोलता है, बेंथम कहता है कि मूल योजना जो है पेनोप्टिकन की, इसको जेलों में नहीं, अस्पतालों में भी चालू करो, स्कूलों में भी चालू करो, सेनेटोरियम में चालू करो, शरणालय जहां पे है वहां पर भी लागू करने का इसने सुझाव दिया। बेंथम की योजनाओं का मकसद यह था कि प्रोत्साहनों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर सके। बेंथम कह रहा है कि कोई भी योजना हो, उसका मकसद क्या होना चाहिए, उसका मकसद इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि जिससे कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। बेंथम कह रहा है कि जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख में वृद्धि अपने आप भी होने लग जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बेंथम सजेस्टेड दैट द बेसिक प्लान बी अप्लाइड टू हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सैनिटोरियम्स एंड एसिलम। ठीक है, और बेंथम आगे कहता है, बेंथम्स प्लान वर डिजाइन टू क्रिएट इंसेंटिव दैट वुड इनकरेजेस एवरीवन टू फुलफिल देयर ड्यूटी। तो ये चीज आपको बेंथम के बारे में सीखना है। फिर आगे और देखते हैं बेंथम के पेनोप्टिकल मॉडल के बारे में। आपने कहीं से भी पढ़ा होगा पेनोप्टिकल मॉडल के बारे में, तो आपने बहुत बस 2-3 लाइनें पढ़ के किसी भी टीचर ने आपको बता दिया होगा कि ये अर्धचंद्राकार होता है, ऐसा होता है, बस 2-3 बता के निकल गए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो फ्री का मतलब वो फ्री नहीं है कि एक लाइन में या एक वीडियो में एक चैप्टर कवर कर दिया जाए। ठीक है, पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा यूट्यूब पे, सीधी सी बात है। और जब तक चैनल चल रहा है, चैनल चलने का मतलब जब तक आप लोगों का सहयोग है तब तक चलेगा, अदरवाइज फिर देखेंगे कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर मुझे भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, कि क्योंकि एक्चुअली मुझे भी बहुत ज्यादा काम होता है। मैं आप लोगों के लिए इसलिए डेडिकेटेड हूं कि आप लोग थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट कर दें। जिस दिन आप बिल्कुल पार्टिसिपेट जीरो कर देंगे, तो मेरा बनाने का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा, और फिर मैं उस दिन क्लास को भी जो स्किप कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल अभी आप लोग अभी मैक्सिमम इसको शेयर करें, पार्टिसिपेट करें, इसको देखें, जिससे कि आप लोगों का फायदा इसमें। ठीक है, बेंथम ने पेनोप्टिकल या इंस्पेक्शन हाउस को उपयोगिता का आधार माना है, क्योंकि इससे सुख का वैज्ञानिक मापन किया जा सकता है। अब देखो, बेंथम कह रहा है कि जो पेनोप्टिकल मॉडल है, ठीक है, ये उपयोगितावादी है। किस बेस में उपयोगितावादी है पेनोप्टिकल मॉडल? क्योंकि बेंथम कह रहा है इस पेनोप्टिकल मॉडल के थ्रू अधिकारियों की सुखों में वृद्धि हो रही। पहले जो अधिकारी थे बेचारे, वो दौड़ भाग करके थक जाते थे, दुखी हो जाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब वो क्या करते हैं, अपने वो आवास में ही रह के जो है सभी कैदियों पर अच्छे से नजर बना के रखते हैं, तो अब उनको उतना दुखी नहीं होना पड़ता है। तो बेंथम का पेनोप्टिकल मॉडल भी क्या है, उपयोगितावाद के सिद्धांत पर बना हुआ है। फिर आगे देखते हैं, मिशेल फूको ने पेनोप्टिकन योजना को पूंजीवादी राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया है। अब देखो, मिशेल फूको कहता है कि जो पूंजीवादी राज्य होते हैं, ठीक है, वो जो है व्यक्तियों के ऊपर जो है दंड बनाने के लिए, व्यक्तियों को दंड देने के लिए इसी पेनोप्टिकल मॉडल का यूज करते हैं। आप देखो, हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, चर्च में जाओ, स्कूल में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, आप कहीं भी
जाते हैं तो आप अपने आप क्या होते हैं, आप अपने आप रेगुलेट हो जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या आप डॉक्टर के पास मोबाइल यूज करोगे बैठ के? नहीं यूज करते हैं। डॉक्टर को जब आप दिखा रहे होते हैं, जब डॉक्टर को अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं, अपनी बारे में बता रहे होते हैं, तो आप उस टाइम मोबाइल का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये डॉक्टर क्या है, पढ़ा लिखा है और आपको पनिशमेंट भी दे सकता है। पनिशमेंट देने का मतलब है कि आप जो है, पनिशमेंट का मतलब यहां पे ये समझे कि डॉक्टर आपका एक तो इलाज नहीं करेगा, दूसरा डॉक्टर के पास क्या है, ज्ञान है। मिशेल फूको कह रहा है कि नॉलेज इज पावर, ये ध्यान रखना, नॉलेज इज पावर। फिर यहाँ पे जब डॉक्टर के पास क्या है, नॉलेज है, तो नॉलेज है तो डॉक्टर के पास पावर भी तो है, वो आपका इलाज करे तभी तो आप उसके पास जा रहे हैं। जब उसके पास नॉलेज नहीं होता तो आप उसके पास क्यों जाते हैं? तो बेंथम कह रहा है कि जो ये पूंजीवादी राज्य है, ये दंड देने के लिए अलग अलग सिस्टम बना के रखते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति को रेगुलेट करने के लिए, व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए, व्यक्ति के ऊपर अनुशासन बनाए रखने के लिए जो है पूंजीवादी राज्य इसी पेनोप्टिकल मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। इसी को इसने क्या बताया कि पूंजीवादी राज्य जो है दंड की उच्चतम व्यवस्था का स्वरूप है आज के समय। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपने नोट्स में जरूर ऐड करें, ठीक है। बेंथम कंसीडर्स द पेनोप्टिकन और इंस्पेक्शन हाउस टू बी द बेसिस ऑफ यूटिलिटी बिकॉज इट अलाउज साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ अ सफरिंग। Michel Foucault described the panopticon scheme as a highest form of the capitalist state as a penal system. अब देखते हैं बेंथम के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद बेंथम क्या करता है, और उससे पहले हम अगली पार्ट में चीजों को क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो अभी भी 101 पे हम हैं और अभी भी इसके बाद ही 25 पेज पढ़ना है। तो अगला पार्ट हम जस्ट रिकॉर्ड करके अगले दिन अपलोड करेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।